हेलो एवरीवन, आरएसएम एसएसबी की जेईएन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस की, क्योंकि ये जो क्लासेस है डेडिकेटेड है सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, यहाँ पे मैं आपसे हर क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ। जो कुछ टॉपिक्स है सब्जेक्ट के वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस बात के राजस्थान जेईएन एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी है, या इससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, मैं आपको चीज़ ये बता रहा हूँ कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे से क्वेरी करते हैं कि सर हम अलग स्टेट से हम आरएसएम एसएसबी का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो फिर ये जो क्लासेज है वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या। देखिए, इसमें सिविल इंजीनियरिंग चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे, चाहे राजस्थान का हो, चाहे आसाम का हो, या कहीं का भी हो, सिविल इंजीनियरिंग सबके लिए कॉमन है, ठीक है। और सारे ही टॉपिक ऑलमोस्ट कॉमन है, एक आध टॉपिक प्लस माइनस हो सकता है एग्जाम वाइज, ठीक है। सो यहाँ पे चाहे स्टूडेंट एपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर स्टूडेंट यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, किसी भी तरह की पीएससी या स्टेट की जेईएन से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, उनके लिए भी ये क्लासेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चीज ये है कि इस क्लासेस के अंदर मैं सर्वेइंग सब्जेक्ट खत्म कर चुका हूँ। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं किए वो उसके वीडियोस देख लीजिए। तीसरा सब्जेक्ट जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स चल रहा है हमारा, उसकी आज लास्ट क्लास है, यानी क्लास 16, ठीक है। तो क्लास 16 के बारे में बता देता हूं कि आज हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज 3 टॉपिक है जिनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक टॉपिक है स्लोप डिफ्लेक्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस मेथड में। दूसरा है बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ये जो टॉपिक है बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं या तो बहुत लेंथी बनते हैं क्वेश्चन, जो आप जेईएन या एएन के एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें से फिर भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। देन एनालिसिस ऑफ ट्रसेस है, तो इसको आप स्टील में भी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ते हैं। तो जो स्टील से रिलेटेड पार्ट है वो आप वहाँ पे देख लेंगे। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्ट जो हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे आज शेयर करूंगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं इसका डिटेल सिलेबस आपको एक बार बता देता हूँ, सो दैट कि आप अपने नोट्स से या रेफरेंस बुक से इस डिटेल सिलेबस को पढ़ ले, देन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो टॉपिक्स है फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, मैंने भी क्वेश्चन बनाया है। देन एनालिसिस ऑफ पोर्टर फ्रेम्स बाय स्लोप डिफ्लेक्शन। देन रोटेशनल स्टिफनेस एट जॉइंट्स। एनालिसिस ऑफ बीम ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक है जो स्लोप डिफ्लेक्शन से बनते हैं। देन उसके बाद मैट्रिक्स मेथड की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको इंटरचेंज करना नहीं आएगा। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स, इट मींस जैसे K11 या डेल 21, K23, इनकी वैल्यूज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, है ना, डायग्राम को देख के या इक्वेशन को देख के। उसके बाद ट्रसेस में से जो आपको पढ़ना है वो डेफिनेशन ऑफ 2D एंड 3D ट्रसेस पढ़ना है। देन मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ट्रसेस पढ़ना है, जैसे जॉइंट एक मेथड होता है, मेथड ऑफ जॉइंट्स, एक मेथड होता है मेथड ऑफ सेक्शन। कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए और उससे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उन मेथड्स की लिमिटेशंस क्या है। तो ट्रसेस में हमको ये चीजें पढ़नी है। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक ही बताया था, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन गिव्स द रिलेशंस बिटवीन रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन का मतलब होता है थीटा और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डेल्टा, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमको पता लगता है रिलेशनशिप। दूसरा है बेंडिंग मोमेंट यानी एम एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में पता लगता है हमको रिलेशनशिप। तीसरा है बेंडिंग मोमेंट एंड थीटा के बीच में, और चौथा है बेंडिंग मोमेंट, रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन है, क्योंकि जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन है उनसे हमको तीनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, यानी बेंडिंग मोमेंट, रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आंसर डी हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फिक्स बीम है, ठीक है। फिक्स बीम है मतलब उसके दोनों एंड जो है रिजिड है बेसिकली, ए और बी, ठीक है। अगर हम इसकी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखते हैं तो एम ए बी लिखेंगे हम, तो एम ए बी इक्वल टू 2EI अपॉन एल, ठीक है। EI इसकी क्या होगी, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी हो गई, ब्रैकेट के अंदर है 2 थीटा ए रोटेशन एट ए, थीटा बी रोटेशन एट बी, माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल, यानी डिस्प्लेसमेंट एट बी अपॉन एल, एल यानी लेंथ है इसका, स्पैन, ठीक है, प्लस एम एफ ए बी क्या, फिक्स एंड मोमेंट्स है ए बी के लिए। सिमिलर वे में मैं MBA लिख सकता हूं। देखिए, अब दोनों इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, मोमेंट आ रहा है,
रोटेशन आ रहा है यानी थीटा आ रहा है, डेल्टा यानी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो फंडामेंटल इक्वेशन है जो स्लोप डिफ्लेक्शन की, तीनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द गिवन बीम वुड बी। ये आपको एक डायग्राम दे दिया है, इसके लिए कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनेंगी? ऑप्शंस आपके हैं 1 2 3 4, राइट। देखिए, इसके लिए जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी उसका करेक्ट आंसर है वो है 2 यानी बी। वो इक्वेशन कौन सी होगी? एक तो बनेगी बी पॉइंट पे एम बी ए प्लस एम बी सी यानी बोथ साइड, ठीक है। इसका समेशन ऑफ मोमेंट 0 और एम सी बी इक्वल टू 0। एम ए बी की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी वो 2 बनेगी सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, द राइट एंड ऑफ ए फिक्स्ड एंड बीम ए बी ऑफ लेंथ 15 मीटर, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिखाया था, अंडरगोज ऑन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ थीटा एंड डाउनवर्ड सेटलमेंट ऑफ 2 डेल्टा एट बी। इसका मतलब क्या हो गया, जो थीटा है वो माइनस हो गया और जो सेटलमेंट है वो डेल्टा नहीं है, वो 2 डेल्टा है। थीटा माइनस क्यों हुआ? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। इफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज कांस्टेंट देन द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर मोमेंट MAB इज। देखिए, फिक्स बीम के लिए हमने ये ऑप्शन दे रखे आपको चारों। फिक्स बीम की इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, ये फिक्स बीम है। तो MAB की इक्वेशन ये बताई थी मैंने, ठीक है, आपको ध्यान है 2EI अपॉन L 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा बाई L प्लस MFAB, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर जो थीटा A है, सिंस कि ये फिक्स एंड है तो थीटा है वो रोटेशन एट फिक्स एंड यानी A एंड के ऊपर रिजिड है, जो कि कितना होगा रोटेशन, वो 0 होगा। थीटा भी इन्होंने दिया है माइनस एंटी क्लॉकवाइज यानी थीटा भी इक्वल टू माइनस थीटा दिया है उन्होंने, ठीक है, ये माइनस थीटा है, ठीक। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ये थीटा बी है, ओके, ठीक है। ये माइनस थीटा भी दे दिया इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। लेंथ जो है वो 15 मीटर दे रखी है, स्पैन डेल्टा की जगह 2 डेल्टा दे रखा है और फिक्स एंड मोमेंट कितना होगा, 0 होगा क्योंकि रिजिड एंड है। सारी वैल्यूज हमने उठा के यहाँ पे रख दी, तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस EI अपॉन 37.5। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, उसकी वैल्यू कितनी है, थीटा बी, फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4, कंसिडरिंग गिवन फ्रेम ये है द रेशियो ऑफ थीटा बी बाई थीटा सी यानी रोटेशन एट बी रोटेशन एट सी, ठीक है, कितना होगा? अज्यूम यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ EI फॉर ऑल मेंबर्स यानी EI कांस्टेंट है, यहाँ पे भी EI है और यहाँ पे भी EI है, ठीक है, दोनों मेंबर्स के लिए। ऑप्शंस आपको ये दे रखे हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले हम रोटेशनल स्टिफनेस जॉइंट बी पे निकालते हैं। जो भी रोटेशनल स्टिफनेस है जॉइंट बी के ऊपर, समेशन के दिस इक्वल टू कितना होगा, m अपॉन थीटा यानी जो भी बेंडिंग मोमेंट है बी के ऊपर डिवाइडेड बाय रोटेशन, तो 1.2m अपॉन थीटा बी, यहाँ पे बी के ऊपर जो रोटेशन हमने थीटा बी मान लिया, ठीक है। दिस इक्वल टू क्या होगा, सिंस की जो फार एंड है वो हिंज है, ये डॉट्स दिखा रखे हैं दोनों तरफ, इसका मतलब फार एंड पिन सपोर्टेड है, जबकि फार एंड पिन सपोर्टेड होता है। बी से जो फार एंड एक सी है, बी से दूसरा फार एंड ए है, तो जो पिन सपोर्टेड होता है तो जो रोटेशनल स्टिफनेस लेते हैं हम कितनी लेते हैं, हम 3EI अपॉन L, और जबकि ये रिजिड होता है तो 4EI बाई L। तो यहाँ पे पिन सपोर्ट है तो हम क्या लेंगे, 3EI बाई L। L दोनों में बराबर है 6 मीटर, तो 3EI बाई L प्लस 3EI बाई L यानी 6EI बाई L कर लिया और L इक्वल टू 6 रखा, तो ये हमारे पास यहाँ से थीटा भी आ गया 1.2m अपॉन EI। अब हम बात कर लेते हैं MCB की, यानी C के ऊपर हम मोमेंट को 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन C के ऊपर लिखेंगे हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो MCB इक्वल टू 0 हो गया। MCB की वैल्यू कितनी हो गई, 2EI बाई L। सिंस की MCB की बात कर रहे हैं तो 2 थीटा C प्लस थीटा B। अब यहाँ पे जो थीटा B की वैल्यू है वो हमारे पास ये है, तो ये उठा के हमने यहाँ पे रख दी 1.2m अपॉन EI, ठीक है। अब यहाँ से हमने थीटा C की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.6m अपॉन EI आ गया। अब हमको रेशियो निकालना है यानी थीटा बी अपॉन थीटा सी, तो 1.2m अपॉन दिस करेंगे तो -2 हमारे पास आ गया। करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? तो मतलब पहले हमने थीटा बी निकाला, सिंपली हमने रोटेशनल स्टिफनेस से निकाला। दूसरा जब हमने थीटा सी निकाला तो एमसीबी यानी सी के ऊपर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी, एमसीबी इक्वल टू 0, और उस स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से हमने थीटा सी की वैल्यू फाइंड आउट करी। देन उसके बाद हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड फॉर ए बीम ऑफ टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन द एंड मोमेंट्स आर फाउंड। मतलब बेसिकली कह रहा है कि जैसे एक बीम इस तरीके की है, मैंने आपको एक टॉपिक भी बताया था, इस तरीके की है, यहाँ पे रिजिड एंड है, यहाँ पे भी रिजिड एंड है, ठीक है, दोनों का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो गया। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन को या फिर मोमेंट्स को, ठीक है। ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग ए प्रॉप एट द सेंटर ऑफ द बीम, ये गलत ऑप्शन है। बाय रिप्लेसिंग हिंज सपोर्ट इन ए फिक्स सपोर्ट, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। देन बाय एज्यूमिंग ए फिक्सिशियस सपोर्ट एट द पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये करेक्ट आंसर है, यानी सी ऑप्शन। बाय एज्यूमिंग ए फिक्सिशियस सपोर्ट जस्ट अपोजिट टू द कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जरूरी नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो। तो हम फिक्सिशियस सपोर्ट को कहाँ एज्यूम करते हैं, जहां पे जैसे ये क्रॉस सेक्शन यहां तक ये है, यहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो जहां क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है यानी इस पॉइंट के ऊपर हम एक फिक्सिशियस सपोर्ट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। देन फिर हम इक्वेशंस लिखते हैं दोनों तरफ की, यानी ये बीम क्या हो गई, अब 3 पार्ट में हो गई, 2 पार्ट में हो गई, ए बी सी, दोनों पार्ट के लिए हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन है टू एनालाइज अ बीम ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शन by slope deflection method a fictitious support is assumed at the point of change of cross section. Now the complete beam is treated as a combination of 2 beam. मैंने बोला ना जैसे AB एक पार्ट हो गया, दूसरा BC एक पार्ट हो गया। Thereafter slope deflection equations are written for both beams individually. दोनों के लिए इंडिविजुअल इक्वेशन लिखते हैं, फिर मोमेंट और रोटेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ थीटा बी इन द फिगर शोन बिलो इज, ये एक फिगर है, ठीक है। सी और ए एंड जो है वो रिजिड एंड है, तो हमको फाइंड आउट करना है थीटा बी यानी रोटेशन एट बी एंड, ये ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह, सिंस कि यहाँ पे जो है ये ओवरहैंग पार्ट है, डी के ऊपर जो 15 किलो न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट लगा देते हैं, इसको हटा के 60 का, जैसे ये वाला फिगर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 15 × 4 यानी 60 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लगा दिया, बाकी सब चीजें सेम है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब रोटेशनल स्टिफनेस बी के ऊपर देखते हैं, एट जॉइंट बी एम बाई थी, जैसा कि मैंने पहले भी लिखा है एम बाई रोटेशन एट बी, यानी एम बाई थीटा बी इक्वल टू बी के ऊपर 2 मेंबर्स है, एक तो बी सी ए एक बी ए, तो एम बी ए के बी ए यानी बी ए की रोटेशनल स्टिफनेस और बी सी की रोटेशनल स्टिफनेस, ठीक है। सिंस की फार एंड यहाँ पे रिजिड है, फिक्स है, तो यहाँ पे 4EI बाई एल होगा, तो 4E बाई एल अपॉन 4EI बाई एल, एल यहाँ पे दोनों में कॉमन है 8 मीटर, तो ये 8EI बाई एल हो गया यानी EI हो गया, तो थीटा भी कितना हो गया 60 अपॉन EI, तो हमारे पास आंसर आ गया डी ऑप्शन, फाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड गिव करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट ए क्या बोलती है, मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, 3 मोमेंट थ्योरम, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड, चारों मेथड स्ट्रक्चर एनालिसिस मेथड है। ये साइंटिस्ट के नेम है, हार्डी क्रॉस, क्लैप्रियन, जॉर्ज ए मैने, गैस्पर कानी। तो कौन सा मेथड किसने दिया था हमसे पूछा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो हार्डी क्रॉस ने दिया है, ठीक है। देन 3 मोमेंट थ्योरम सबको पता है वो क्लैप्रियन ने दी है, ठीक है। देन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड मैने ने दिया है, और जो कॉलम एनालॉजी मेथड है उसको भी एनालिसिस हार्डी क्रॉस ने ही किया है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन हो गया हमारे पास ए और डी का पी हो गया, और बी और सी के लिए क्यू एंड आर हो गया। ए और डी का पी, ए और डी का पी यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओके, तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ ए बीम इज गिवन एज, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स दी है, द करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था सिलेबस पार्ट में, आपको दोनों का डिफरेंस या दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स जो आपको दी है, स्टिफनेस मैट्रिक्स को नॉर्मली हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं, और जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है उसको डेल से डिनोट करते हैं। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स आपको दी हुई K 10 4 3 5 यानी 2x2 कॉलम की, 2 रोज एंड 2 कॉलम यानी 2x2 ऑर्डर की दी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं K11, क्योंकि ये पहली रो है तो K11 K12। देखिए K11 का मतलब क्या होता है, 1 मतलब होता है रो और दूसरा 1 मतलब होता है कॉलम। तो यहाँ पे जैसे K12 लिखे हैं तो रो तो 1 ही है, तो इसलिए K1 लिखा है, और 2 क्यों लिखा है क्योंकि कॉलम है, ये आपको पता है मैट्रिक्स में, ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालते हैं तो जो भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, डेल इक्वल टू जो आपको गिवन स्टिफनेस मैट्रिक्स है उसका इनवर्स,
तो मैंने इसका इन्वर्स कर दिया, तो k तो कांस्टेंट है, इसका इन्वर्स ही आ गया। जब इस मैट्रिक्स का मैं इन्वर्स करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ k, और यहाँ पे आएगा इन दोनों, जो k 12 है यहाँ पे और k 21 है, इनमें दोनों में माइनस साइन लग जाता है, और जो k 11 और k 22 है ये इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये इंटरचेंज हो गए, तो मेरे पास आ गया k इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ k क्या होता है, k 11 इंटू k 22 माइनस k 12 इंटू k 21, ये कर दिया। ये सारी वैल्यूज मैंने ऐसे लिख दी। अब बस आपको वहां से वैल्यूज उठा उठा के यहाँ लिखनी है। k 11 की वैल्यू 10 है, k 22 की वैल्यू 5 है, माइनस से करके तो हमने फाइनल आंसर निकाल लिया 1/38k एंड दिस वन। तो ऑप्शन बन गया हमारे पास ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन ये बिल्कुल कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में बताया है, वरना ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जब भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स से स्टिफनेस मैट्रिक्स या स्टिफनेस मैट्रिक्स से फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस तरीके से इन्वर्स करके फाइंड आउट करना पड़ेगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर हैज इट्स ट्रांसपोज ऑफ ऑर्डर। मतलब इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज अ न्यू मैट्रिक्स हुज रोज आर द कॉलम्स ऑफ द ओरिजिन। देख सिंपल सी बात बताता हूं, मान लो एक मैट्रिक्स है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मान लो एक मैट्रिक्स है आपकी ए। ठीक है, वो मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, 2/3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, ठीक है, तो मैं जितनी भी रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो रो 1 3 5 है तो ये मेरी ऐसे हो जाएगी, कॉलम दूसरी रो 2 4 6 है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स जो आ गई वो किस ऑर्डर की आ गई, 3, यानी 3 रो हो गई और कॉलम कितने हो गए 2, तो 3/2 आ गई, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। तो करेक्ट आंसर बन गया 3/2। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक नई मैट्रिक्स बन जाती है जिसमें जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके कॉलम इसमें रो बन जाते हैं, और उसमें जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में रो थी उसमें यहाँ पे कॉलम बन जाते हैं। मतलब कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है और रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन 10 है, द स्टिफनेस कोफिशिएंट K11 फॉर द बीम शोन बिलो वुड बी। ये एक बीम है, K11 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, दोनों तरफ आपका एक पिन सपोर्ट है, दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट है। सी पॉइंट की डिस्टेंस 4 मीटर है, यानी AC 4 मीटर है और CB 6 मीटर है, और टोटल बीम की लेंथ 10 मीटर है। ये आपके पास ऑप्शंस है। हमको K11 का मतलब होता है फोर्स डेवलप्ड एट 1, यानी 1 पॉइंट के ऊपर, है ना, 1 यू कैन से डायरेक्शन के ऊपर, ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1, यानी एक पॉइंट के ऊपर हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएंगे, उससे जो फोर्स इंड्यूस होगा या प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड K11। तो K11 क्या हो गया, 3, सिंस की दोनों एंड या तो पिन सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है, तो इसका मतलब 3i/L होगा, क्योंकि फार एंड जो है बेसिकली पिन या रोलर सपोर्ट है। तो 3i/L1 प्लस 3i/L2। L1 एक में 4 है, दूसरे में 6 है, L2 मतलब 6 है, वैल्यू रख दी तो इससे फाइंड आउट किया तो 1.25i आएगा, ये सी ऑप्शन। इस तरह से जो स्मॉल न्यूमेरिकल है वो एग्जाम में आएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, द साइज ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर ए प्रिज्मेटिक कैंटिलीवर विद कोऑर्डिनेट्स एज शोन इन फिगर वुड बी। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है, 2 जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और 3 जो है मोमेंट को शो कर रहा है। ठीक है ना, ऑप्शंस ये है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे 3 अननोन है तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की बनेगी। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का 3/3 होगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, द फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट डेल 2 1। मैंने कहा था कि जो स्टिफनेस कांस्टेंट है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को डेल से। तो डेल 2 1 का मतलब क्या है, देखिए मैं इसके सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे दोनों चीज मैं बता देता हूँ, एक तो होता है स्टिफनेस कोफिशिएंट K21 लिखा है कहीं, और एक होता है अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट डेल 2 1 लिखा है। K21 लिखा है तो उसका मतलब होता है फोर्स डेवलप्ड इन द डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। और अगर डेल 2 1 है यानी फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट है, तो 2 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, किसकी वजह से, एक जो डायरेक्शन है एक के ऊपर यूनिट फोर्स की वजह से, जस्ट इसका अपोजिट है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट फोर्स इन डायरेक्शन 1, यानी ए ऑप्शन, है ना।
बी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 1 है, दूसरा फोर्स की बात कर रहा है तो ये गलत हो गया। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक डायरेक्शन में यूनिट फोर्स लगा रखा है तो उसकी वजह से डायरेक्शन 2 के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम del 2 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम में अगर कुछ दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में इस तरीके के, तो आप दोनों चीज का रिप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। अब यहाँ पे हम ट्रेसेस की बात करेंगे। ये आपका मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चंस हो गए और स्लोप डिफ्लेक्शन के जो पॉसिबल क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है वो आ गए। अब ट्रस की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रस, फाइंड द फोर्स इन मेंबर बीसी। ये एक ट्रस बनाया है, बीसी मेंबर के अंदर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है और ये आपके ऑप्शन है। बीसी की बात कर रहा है यानी इस तरीके की फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, हम बीसी बोल रहे हैं तो हम इस तरह की डायरेक्शन मान लेते हैं। हम यहाँ पे समेशन ऑफ एम ई 0 ले लेते हैं, है ना। तो ई पॉइंट के ऊपर जो मोमेंट है उसका समेशन 0 मान लेते हैं हम इस केस के अंदर। अब जब हम इसका मोमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 इंटू 6 प्लस 60 इंटू 2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 2 ही होगी यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है। देन एफ बी सी सॉरी प्लस एफ बी सी जो फोर्स आ रहा है मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस है, 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी, यही बनाइए 3 एफ बी सी 6 इंटू 80 प्लस 2 इंटू 60। तो यहां से एफ बी सी माइनस 200 किलो न्यूटन आ गया। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा ओरिजिनली। इसका मतलब जो एफ बी सी हुआ वो कंप्रेसिव नेचर का हो गया। तो करेक्ट आंसर आ गया सी ऑप्शन, 200 किलो न्यूटन कंप्रेसिव नेचर, क्योंकि माइनस में आ रहा है। देन क्वेश्चन 14 है, ए ट्रस इज ए स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑल स्ट्रेट मेंबर्स। करेक्ट है, सम ऑफ जॉइंट्स में बी रिजिड। नहीं, ट्रस के अंदर जितने भी जॉइंट है वो पिन जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन बोथ जॉइंट्स एंड मेंबर्स। ये भी गलत है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज है चाहे वो रिएक्शंस है या फिर कुछ और है वो सब कहां पे होंगे, सिर्फ जॉइंट्स के ऊपर होंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो गया। देखिए ट्रस की प्रॉपर्टीज है, ए ट्रस इज ए स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट all straight members connected together with pin joints connected only at the ends of the members, यानी members के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। and all external forces loads and reaction must be applied only at the joint। ठीक है, members के ऊपर नहीं, सिर्फ joint के ऊपर अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फोर्स इन द मेंबर BF ऑफ गिवन ट्रस वुड बी। ये एक ट्रस दिया है, ये भी ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ट्रस है BF के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे जो एक लोड है वो सिर्फ एक वर्टिकल लोड, AB और BC के अंदर जो फोर्सेज है वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकल ट्रस्ट है। तो BF के अंदर जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास डी ऑप्शन। सिंस फोर्स इन मेंबर AB एंड BC सिमिलर, देयरफॉर फोर्स इन मेंबर BF वुड बी 0। ओके, 0 आंसर आएगा। सिमिलर वे में अगर हमसे EA का पूछता, AE के अंदर भी अगर फोर्स पूछता ये, तो वो भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे DE और EDF के अंदर जो मोमेंट होगा वो जो फोर्सेस होंगे वो सिमिलर होंगे, तो इसलिए AE के अंदर 0 जाएगा। क्वेश्चन 16, द मोस्ट एलिमेंट्री 3D स्पेस ट्रस स्ट्रक्चर इज द पॉलीगन, टेट्राहेड्रन, ट्रायंगुलर, पैरेललोग्राम। देखिए, एन एलिमेंट्री स्पेस ट्रस कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स कनेक्टेड एट 4 जॉइंट्स टू फॉर्म ए टेट्राहेड्रन। द मेंबर्स आर कनेक्टेड विद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पिन जॉइंट समझ लीजिए एक तरीके से। जो भी टेट्राहेड्रन शेप होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं और 4 जॉइंट। देखिए इस तरीके से होती है, ये 3D डायग्राम है, ABCD, तो 4 तो जॉइंट हो गए, मेंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये टेट्राहेड्रन शेप है। तो 3D स्पेस ट्रस की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रन होती है, जो मोस्ट कॉमन शेप है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रस एनालिसिस इज मोर एप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज अ नीड टू फाइंड इंटरनल फोर्सेस इन ऑल द ट्रस मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं, ट्रस को एनालिसिस करने के लिए 2 मेथड होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स होता है, मेथड ऑफ सेक्शंस होता है। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि दोनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड है, जबकि हमको इंटरनल फोर्सेस सभी मेंबर्स में निकालना है। अगर हमको इंटरनल फोर्सेस सभी मेंबर्स में निकालने हैं, देखिए द मेथड ऑफ जॉइंट्स इज गुड इफ वी हैव टू फाइंड द इंटरनल फोर्सेस इन ऑल द ट्रस मेंबर्स। लेकिन अगर वी नीड टू फाइंड द इंटरनल फोर्सेस ओनली इन अ फ्यू स्पेसिफिक मेंबर्स,
देन मेथड ऑफ सेक्शन इज मोर एप्रोप्रिएट। तो यहां पे हमको क्या दिया हुआ है कि इंटरनल फोर्सेस सारे मेंबर्स में निकालने, इसलिए मेथड ऑफ जॉइंट्स बेटर होगा मेथड ऑफ सेक्शन से, यानी ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा इन दिस सिचुएशन। ओके, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये आज का क्लास भी ओवर हो गई है और सब्जेक्ट भी ओवर हो गया है। अब क्लास 17 से हम नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट का पीडीएफ है, यानी इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो डिस्कशन सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह के क्वेश्चन के अंदर, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे भी आके वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है ना, एनी टाइम। ओके, थैंक यू।